वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो मेन है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल यानी कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस to meet its day-to-day expenses operation is known as working capital। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक बिजनेस को अपनी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए जो भी खर्चा चाहिए होता है, डे टू डे वो जो ऑपरेशन करता है ना, जो भी खर्चा करता है वो सारा का सारा वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। जैसे कि एक फर्म है, एक बिजनेस है, उसे अपने जो भी मज़दूर वगैरह है ना, लेबर हैं, उनको वेजेस पे करनी होती है ना, हर महीने। और सैलरी उनको पे करनी होती है, जो भी काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। और साथ में उसे जैसे रॉ मटेरियल परचेज़ करना होता है और भी डे टू डे उसको जो भी खर्चा वगैरह करना होता है वो सारा का सारा वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। तो क्या है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल? हो सकता है आप ना जानते हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है जितनी भी करंट एसेट्स होती है बिजनेस की, उन सब का टोटल। ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। और नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स का करंट लाइबिलिटी के ऊपर एक्सेस। मतलब कि ग्रॉस तो आपको पता चल गया, जितनी भी करंट एसेट्स हैं उन सब का टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा? करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करके जो वैल्यू आती है वो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है। ठीक है। नाउ 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 स्माइल, क्योंकि अब आपको समझ आ गया। ओके, अब जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसका एग्जांपल जैसे कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी आ जाएंगी। नेट वर्किंग कैपिटल में एक ज़रूरी चीज़, ये तो अभी हमने पढ़ी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर करंट एसेट्स ज़्यादा हो तो क्या होगा? लिक्विडिटी भी आपकी ज़्यादा होगी और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी उस टाइम कम होगी। जब हमारी करंट एसेट्स ज़्यादा होंगी तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। और अगर कम होगी तो अपोजिट हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारी लिक्विडिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है ना, उसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यानी एक अगर ज़्यादा होती है तो दूसरी कम हो जाती है, एक कम होती है तो दूसरी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फोकास्टिंग वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल को फोकास्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स, क्या क्या टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं। टोटल 5 मेथड्स होते हैं। पहला हमारा है कैश फोकास्टिंग मेथड, कि कैश से रिलेटेड कि भाई हमें कितना कैश चाहिए होगा, है ना, उससे रिलेटेड हमारा मेथड है। और इसकी फोकास्टिंग जो है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की फोकास्टिंग से जुड़ी है। यानी करंट एसेट्स को हम पता लगाएंगे कितनी करंट एसेट हमें चाहिए होगी इन फ्यूचर और करंट लाइबिलिटी हमें कितनी चाहिए होगी। देन हमने लगभग हमने अंदाज़ा लगा लिया अपना कि भाई इतनी करंट एसेट्स होगी और इतनी मतलब हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी उस टाइम, कि इतना हमने पे करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों चीज़ें हमें पता चल गई तो उनका डिफरेंस निकाल लेंगे और वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रिजर्व्स बना देते हैं, कंटीजेंसी, मतलब कि भाई ऐसा हो कि एकदम से अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो उनके लिए हम रिजर्व भी बना देते हैं यहाँ पे। तो कैश फोकास्टिंग में क्या होगा? सबसे पहले आप ये फोकास्ट करोगे करंट एसेट्स क्या क्या चाहिए, फिर देखोगे क्या क्या आपको पे करना है। पता लगने के बाद उन दोनों का डिफरेंस करके WC यानी वर्किंग कैपिटल निकाल लोगे। और कभी कभी हम रिजर्व भी बना देते हैं कंटीजेंसी के लिए। इतना क्लियर है? ठीक है। एक चीज़ और, जो कैश फोकास्टिंग हमारा मेथड होता है उसमें वर्किंग कैपिटल मंथली बेसिस पे एस्टिमेट की जाती है, मंथली बेसिस पे निकाली जाती है वैल्यू, ईयरली बेसिस पे नहीं निकाली जाती। ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके आते हैं वो मंथली बेसिस वाले ही आते हैं। और ये मेथड जो होता है ये पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। यानी पास्ट में हमारी करंट एसेट्स कितनी रही थी, करंट लाइबिलिटी हमने कितनी पे करी थी, उसके बेस पे हम जो है करंट या जो फ्यूचर हमारी वैल्यू है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। इसी को फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने
कि जैसे पास्ट में आपने कितना क्या पेमेंट पॉलिसी आपने फॉलो करी थी और स्टॉक के लिए क्या पॉलिसी फॉलो करी थी, मतलब कितना स्टॉक आप एज अ रॉ मटेरियल लेके आए थे, वर्किंग प्रोग्रेस में रखा था, है ना, फिर स्टोर करके आपने रखा होगा, देन आपने फिनिश्ड गुड्स में डाला होगा, देन सेल किया होगा। क्रेडिट क्या पॉलिसी रखी थी कि आपने सारा सामान जो है क्रेडिट पे सेल किया था या फिर कुछ कैश कुछ क्रेडिट था, कितना परसेंट कैश था कितना परसेंट क्रेडिट था। तो वो सारी पॉलिसीज़ पास्ट के बेस पे जो पॉलिसीज़ थी उसको हम बेस मान के हम फोरकास्ट करेंगे। क्या फोरकास्ट करेंगे कि जो भी हमारे यानी जिनसे हमने कैश रिसीव करना है तो कितने टाइम में हम कैश रिसीव कर लेंगे उनसे, और अगर कोई ऐसा है जिनको हमने कैश पेमेंट करना है तो पेमेंट जो है वो कितने टाइम पीरियड में हो जाएगी। यानी टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कितने टाइम में तो हम अपना कैश रिसीव कर लेंगे, हमारा जो कंपनी हमारी जो फर्म है, और कितने टाइम में हम अपनी पेमेंट कर देंगे, कि ये भी पता होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि करनी ही नहीं है, करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो कितने टाइम में हमको रिसीव हो जाएगा और कितने टाइम में हम दूसरे बंदे को पेमेंट कर देंगे, जो कोई भी है। ये इन दोनों को बेस करके जो है हम एस्टिमेट करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वर्किंग प्रोग्रेस में कितना रहेगा हमारा जो भी चीज़ है, जो भी हमारा स्टॉक है ना, रॉ मटेरियल में कितनी गुड्स वगैरह रहेंगी और स्टॉक में कितना रहेगा, तो ये भी ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो था पेमेंट और जो रिसीव हमें होने वाला था ना, रिसिट और पेमेंट, इनके बेस पे हम एस्टिमेट करेंगे वर्किंग कैपिटल का। एग्जांपल मैंने लिख रखा है। फॉर एग्जांपल आपने आपका जो रॉ मटेरियल है वो है इतने का 2 लाख का रॉ मटेरियल, ये टोटल रॉ मटेरियल है, और उसमें से आपने कंज्यूम कर लिया 1,18,000, और रॉ मटेरियल का स्टॉक आपको 2 मंथ का रखना है, यानी 2 मंथ में आपको वो कंजप्शन कर लेना है जितना भी आपने करना है। ठीक है, तो मतलब इतना टोटल था, इतना आप कंज्यूम करना चाहते हो, कंज्यूम है ना, और टोटल उसका टाइम पीरियड 2 मंथ है कि 2 मंथ के अंदर हो जाएगा। तो फिर करंट में हम ये पिछले साल का है, इसके बेस पे हम करंट का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1,80,000 इंटू 2/12 यानी 30,000, तो ये वैल्यू आ गई। और मान लो यही चीज़ अगर 40 डेज हो 2 मंथ की जगह, तो कैसे निकालोगे? 1,80,000 इंटू 40 डिवाइडेड में 360 मल्टीप्लाई 20,000, यहाँ पे 360 लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। ये मतलब इसमें ठीक है, इतने ज़्यादा वो नहीं आएंगे, बट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए इसका। सो नेक्स्ट मेथड है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। इसमें जो भी हम चीज़ें सेल करेंगे वो जो सेल वाली वैल्यू होगी परसेंट वैल्यू होगी, और इसमें भी सेम वैसे ही करना है पहले वाले मेथड की तरह। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को एस्टिमेट करना है कि कितनी हम करंट एसेट हमारी होगी, कितनी हमने लाइबिलिटीज़ पे करनी होगी, देन उसके बेस पे हमने वर्किंग कैपिटल निकालना है। बट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ सेल। वहाँ पे परसेंटेज वैल्यू नहीं होती थी, यहाँ पे सेल्स में हम परसेंट जो वैल्यू है ना, परसेंट वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। एंड परसेंट इज़ द बेसिस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होगा जो भी परसेंट होगा, यानी पास्ट के बेस पे फ्यूचर एस्टिमेशन करना वर्किंग कैपिटल का, दैट इज़ ये इसमें मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे एस्टिमेटेड सेल आपको मान लो इतनी है 20 लाख, ठीक है, और उसमें आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो आती है 4 लाख। तो 20 लाख 4 लाख का कितने परसेंट आया? 20%। सो फ्यूचर में आपकी एस्टिमेटेड सेल आप इतना मान के चल रहे हो कि भाई इतनी होगी, तो उसका वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? जैसे पिछली बार इसका 20 निकाला था तो इसका 20% निकाल दो, 60,000। तो एस्टिमेशन के हिसाब से हमने वर्किंग कैपिटल यहाँ पे निकाल लिया। कैसे निकाला? 20 लाख जो थी आपकी एस्टिमेटेड सेल थी, पहले पास्ट में थी वो, है ना, कि भाई इतना हमने सेल करा था, और उस टाइम वर्किंग कैपिटल हमारा 4 लाख निकला था। 4 लाख 20 लाख का 20% है। ठीक है, तो फिर हमने नेक्स्ट करा फ्यूचर में एस्टिमेशन लगाया इसी के बेस पे कि पहले इतनी सेल हुई थी, अब की बार तो इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कि इस बार हमारी एस्टिमेटेड सेल 30 लाख होगी, तो इस बार वर्किंग कैपिटल कितना होगा? फिर उसका 20% यानी 6 लाख होगा। ठीक है, तो ये हमने एस्टिमेट लगा लिया। देन फॉर एग्जांपल एक फिर मैंने दूसरा एक और एग्जांपल लिख रखा है कि पास्ट ईयर में सेल्स इतनी थी, रॉ मटेरियल उस टाइम इतना यूज़ हुआ था 1,50,000, फिर उसका निकाला हमने तो 6% था ये 1,50,000, 25 लाख का 6% था। तो फ्यूचर कमिंग ईयर में मान लो हमारी सेल्स इतनी हम मान के चल रहे हैं 40 लाख, तो फिर रॉ मटेरियल कितना यूज़ होगा? इतने का यूज़ होगा, उसी का 6% निकाल लो, 2,40,000 को होगा, यानी इस बार एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे क्योंकि फ्यूचर में तो पैसे बढ़ते ही जाते हैं भाई, खर्चा बढ़ता जाता है मतलब। अच्छा, अब है बैलेंस शीट मेथड।
ठीक है। वैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, तो ये मैं आपको बाद में कराऊंगी लास्ट में। सो बैलेंस शीट मेथड क्या है? बैलेंस शीट मेथड में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे फोरकास्ट करके एसेट और लाइबिलिटी को, कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज़ है, देन उनके बेस पे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एसेट लाइबिलिटी का बैलेंस होता है बैलेंस शीट। देन टोटल कॉस्ट जो भी एसेट्स है उसमें से, टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को लेस करके वर्किंग कैपिटल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन है रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो मान लो आ जाए कि वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करने का स्टैटिस्टिकल मेथड कौन सा है, तो बता सकते हो कि रिग्रेशन एनालिसिस है। तो ये छोटा सा ही, इसमें कुछ खास नहीं है कि भाई ये सेल्स और वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है ना। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पे y को हम एन ए प्लस बी एक्स भी मान लेते हैं, जहाँ पे a का मतलब फिक्स्ड कंपोनेंट होता है, b का मतलब वेरिएबल कंपोनेंट होता है, x का मतलब सेल्स होता है और n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। सो फॉर्मूला ज़रूर याद रख लेना आप ना, जो रिग्रेशन एनालिसिस मेथड है उसका फॉर्मूला। लास्ट टॉपिक हमारा है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड जो है, क्योंकि साइकिल आ गई यहाँ पे है ना, तो कोई भी चीज़ ऐसे चलती है ना, यूँ घूम के वापस वहीं पे आ जाना, यहाँ से स्टार्ट हुई एंड घूम के वापस वहीं पे आ गई। तो ऑपरेटिंग साइकिल बिल्कुल वैसी है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि आपकी फर्म के कहाँ से स्टार्ट होती है कि आपकी फर्म ने रॉ मटेरियल परचेज करा, कच्चा माल खरीदा, है ना, क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनाने, तो कच्चा माल उसने रॉ मटेरियल उसने परचेज करा। देन फिर उसका कुछ ना कुछ बनाना शुरू करा, जो भी वो बनाना चाहता था। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया वो, है ना। कच्चे माल से कुछ आधा माल तैयार हो गया, आधा जो सामान है वो तैयार हो गया, आधा बच गया, तो WIP में वो आ गया। WIP के बाद वो फिनिश्ड गुड्स, बिल्कुल पूरा तैयार हो गया, जो भी हम बनाना चाहते थे प्रोडक्ट, पूरा हमने वो बना दिया। देन हम उसको सेल करना होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा कैश में सेल हो, तो कुछ कैश में सेल चला गया, लेकिन कुछ उधार आपने उधार में बेचा उसको। सो मान लो जो उधार में बेचा है, कैश में बेचा है वो तो यहीं पे प्रोसेस ख़त्म होगी, लेकिन जो सामान उधार में बेचा है उसका क्या होगा? फिर उसके जो कस्टमर होंगे जिनको हमने उधार में बेचा है, उनको हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। कभी कभी सैंडरी डेटर्स भी बोल देते हैं, वैसे खाली डेटर्स बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो डेटर्स है वो क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल जो है BR एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई हमने ये बिल पे करना है, ठीक है, हम कुछ टाइम बाद बिल पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देन कुछ टाइम बाद वो BR को कैश में कन्वर्ट करेंगे, यानी बिल पे करना चाहते हैं हमारा, यानी कैश का रियलाइजेशन हो गया, तो कन्वर्जन ऑफ BR इंटू कैश क्या कहलाएगा? कैश रियलाइजेशन कहलाएगा। देन ठीक है, कैश में कन्वर्ट हो गया। फिर से ये प्रोसेस, ये जो साइकिल है वो ऐसे ही चलती रहेगी। अब कैश से फिर हमारे पास कैश आ गया, पैसे आ गए, पैसे से फिर हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया, फिर WIP में आ गया, फिर उससे पक्का माल तैयार हो गया, फिर उसको सेल कर दिया, फिर कुछ कैश में गया, उससे हमने फिर से रॉ मटेरियल खरीद लिया जो उधार में बेचा है, फिर कस्टमर हमारे डेटर्स बन गए, फिर डेटर्स ने बिल रिसीव किया। यानी प्रोसेस जो है ना वो चलती ही रहती है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ख़त्म होगी। अब इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू ब्रैकेट में R-C प्लस W प्लस F प्लस B। सो T यानी टोटल पीरियड कितना लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, R यानी रॉ मटेरियल जब आप परचेज करोगे तो स्टोरेज करोगे उसका कितना पीरियड रहेगा, कितने टाइम बाद आप उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डालोगे। C यानी क्रेडिट पीरियड कितना रहेगा, कितने टाइम के लिए आप उधार दोगे, ऐसा तो नहीं है 5-6 साल के लिए दे दोगे, है ना। देन WIP का जो पीरियड है वो कितना रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस में कितने टाइम तक रहेगी, कब वो फिनिश्ड गुड्स में चेंज होगी। सो F मतलब फिनिश्ड गुड्स, उसको फिनिश्ड मतलब होने में, तैयार होने में कितना टाइम लगेगा उस प्रोडक्ट को। और लास्ट में डेटर्स का जो कलेक्शन पीरियड होगा, BR रिसीवेबल जो पीरियड है वो कितना होगा। ठीक है, आप कितने टाइम के लिए उधार दोगे और डेटर्स से आपको कितने टाइम में मिल जाएगा। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस फॉर्मूले में आ जाएंगी। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।